हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज मैं देने वाली हूँ आपके एपिसोड 168 के जवाब। ढेर सारे क्वेश्चन हैं तो फटाफट से आंसर देना शुरू करती हूँ। पहला ही कमेंट बहुत बड़ा है, मैंने भी सरसरी तौर पर पढ़ा है, तो हैव पेशेंस एंड पूरा एपिसोड वॉच करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप कनेक्शन महसूस कर पाएंगे। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन इस दीदी, मैं हमेशा कमेंट करती हूँ पर मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं आया अभी तक, तो मुझे लगता है हर बार इतने ही बड़ा होता होगा और मैं कई बार छोड़ देती हूँ बड़े वाले बहुत ज़्यादा जो होते हैं, लेकिन चलिए अब इतनी बार हो गया तो इसे आज पढ़ लेते हैं। अब मेरा कमेंट का रिप्लाई कीजिएगा। मेरी जॉब है, गवर्नमेंट टीचर हूँ, पीहर रहती हूँ। मेरी एक बेटी है 5 साल की, उसको मेरे मम्मी पापा भाई भाभी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना अच्छा रखते हैं, सब ज़रूरतें पूरी करते हैं। उधर मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, 7 साल हो गए हैं शादी को, 6 साल तक वेट किया फिर भी हस्बैंड कुछ नहीं करते थे, तो मैं 1 साल पीहर रुक गई, मतलब सिर्फ छुट्टियों में ही जाती थी। अब वो भी बंद कर दिया क्योंकि मैं उनसे कहती थी कि यहीं पीहर में ही अलग शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ कुछ कर लेना, कम से कम साथ तो रहेंगे, पर वो नहीं माने। फिर मैंने कह दिया कि आप वहाँ कुछ करो या यहाँ मेरे साथ रहो, दोनों में से कुछ तो करना पड़ेगा, तो ही मैं आऊँ वरना नहीं आऊँ। इन सब बातों को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े हो गए। मैं रोती थी बहुत, इसलिए मेरे मम्मी और पापा और भाई ने भी 1-2 बातें कह दी और अब उनका एक जॉब में हुआ है सिलेक्शन, अभी पोस्टिंग नहीं हुई है। अब मेरी बेटी के बर्थडे पर मैं गई ससुराल, मैंने मेरे हस्बैंड को ही बुलाया था लेने, वो आए और मैं गई भी, 2-3 दिन रुकी, छुट्टी लेकर फिर आ गई। अब मेरे हस्बैंड मुझे ताने मारते रहते हैं, मेरे पीहर वालों के खिलाफ मुझे सुनाते रहते हैं, जबकि जब मैं ससुराल नहीं गई थी उस बीच हम लोगों ने यहाँ उनकी जॉब के लिए बहुत व्रत उपवास किए, बहुत प्रेयर्स की, बट उन्हें वो सब नहीं दिखाई दे रहा। मेरे पीहर वाले इतना सपोर्ट करते हैं मेरा और मेरी बेटी का, वो उन्हें नहीं दिखता, बस 2-4 कड़वे बोल याद रखते बैठे हैं। मैं जहर भरकर मन में बैठे हैं, मुझसे सहन नहीं हो पा रहा मेरे पीहर के खिलाफ इतना जहर। मैं चाहती थी कि वो भी मेरे पीहर वालों को अपना माने और समझे कि इतना सपोर्ट करते हैं, पर उन्हें पॉजिटिव चीज़ कुछ भी नहीं दिख रही, बस नेगेटिव ही दिख रहा है। हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, क्या करूँ मैं, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी मैम। देखो, जो आपके हस्बैंड का नेचर है ना, ऐसे ही इंसान को कहते हैं। 2 क्वालिटी हो सकती हैं, एक एहसान फरामोश और एक दूसरा होता है कि है कुछ नहीं लेकिन ऐठ में टैठ रहना, है ना। और ये मोस्टली आदमियों में मैंने देखा है कि अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते ना, तो भी बजाय उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहने के कि किसी और ने उनकी जिम्मेदारियां निभा ली या उनके मुश्किल टाइम में उनके परिवार को सपोर्ट करा, वो जैसे ही उनके हाथ में ताकत आती है वो अपनी असली रूप में आते हैं। ये ना बेकार लोगों की पहचान होती है कि जब अपना टाइम ख़राब होता है तो वो घुटने के बल बैठ जाएंगे या फिर ठीक है कुछ नहीं बोल रहे, जवाब नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही उनके दिन अच्छे होते हैं ना, वो वापस अपने रंग में आ जाते हैं। लेकिन एक इसमें, अब आप पत्नी हो, आपके लिए तो कहना चाहिए बेकारी बात है, लेकिन ऐसे आदमियों के लिए ना एक नियति मैंने देखी है हमेशा फिक्स रहती है। जो ताकत आते ही, अच्छा समय आते ही हवा में उड़ता है ना, या जिसने उसके बुरे टाइम में उसकी या उसके परिवार की मदद करी, उन्हें ही नीचा दिखाता है, उन्हें ही गालियाँ देता है, उन्हें ही बुरा भला बोलता है, उसका अच्छा टाइम ज़्यादा दिन रहता नहीं, वो बहुत जल्दी डाउनफॉल उसका आता है। तो ऐसे व्यक्ति को ना खुद से अकल आ जाए, अगर भगवान की कृपा होती है तो बहुत बढ़िया। लेकिन अब आपके केस में आप क्या कर सकते हो, देखो, है ना भाई, आपके पीहर वालों ने इतना कर लिया। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर पीहर वालों की वजह से लड़ाई हो रही है तो भैया तुम्हें रहना उनके साथ है, तुम उनके साथ रहो, ठीक है, लेकिन इतना लंबा टाइम पीहर वालों ने सपोर्ट करा, और जिसकी लड़की रोएगी भैया वो कहेगा, है ना। जो ससुराल वाले हैं वो भी तो सारा टाइम इतने सालों तक सुनाते रहते हैं, तो बहू तो नहीं लगा के बैठ जाती, मन में गुस्सा भी होएगा, तब भी बीमार पड़ रहे हैं सास ससुर, उनकी सेवा भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो अगर जिसकी लड़की रो रही है, परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, अगर उसने दामाद को एक चीज़ कह दी तो ये इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया। और ये पहला दामाद नहीं होगा जिसके साथ ऐसा होता है। किसी की लड़की को सही से नहीं रखोगे तो भैया वो तो कहेगा, है ना। अब आप बेटी हो, पत्नी हो, बीच में फंसी हुई हो, तो आप ना इस चक्कर में मत पड़ो कि ये मेरे पीहर वालों के साथ इमोशनल सपोर्ट करें या उनका सम्मान करें या कुछ। आप सिर्फ इतनी कोशिश करो कि वो उनका अपमान ना करें। अगर अब उनकी नौकरी लग गई है ना और आप उनके साथ रहने जा रहे हो, तो रहो आराम से, और जब भी कभी ये होए कि उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने की बात आए तो वो ये कह दो कि ठीक है, आपके मन में जो भी है उनके लिए अपने तक रखो,
मेरे से डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग अलग है। मेरा मेरे बच्चे का उन्होंने करा है तो मैं तो मानूंगी, ठीक है। आपका मन नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो एक टैगलाइन सीधी है कि ठीक है, आप उनके बारे में अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन बस आप बुरा ना कहो। अगर आपको हमारी गृहस्थी सही से चलानी है तो बस बात खत्म। मेन उद्देश्य यही है ना कि अगर आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सुख शांति रखनी है तो उस पॉइंट को आपको डिस्कस करने से बचना पड़ेगा। तो आपका भी रह जाएगा कि एटलीस्ट बुराई तो नहीं कर रहे। अब आप ये सोचो कि जो बिल्कुल बेटा बन जाए, देखो वो पॉसिबल नहीं। और वो ये सोचे कि मैं बिल्कुल गालियां दे दूं और ये चुपचाप सुनती रहे और हमारी शादी चलती रहे, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ झुकना पड़ेगा कि ठीक है, बुरा मत बोलो उन्हें अगर तुम्हारे बस की भला कहना नहीं है। और मैं भी इस चीज़ पे कहीं ना कहीं अपनी शादी को, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए वो यहाँ तक तो आ जाएंगे। इतना कर लो, पहले अपनी गृहस्थी सही संभाल लो, लाइन से चल जाए ठीक ठाक से। आने वाले टाइम में सालों बाद हो सकता है बाकी चीज़ें भी सुधर जाएं, लेकिन ना भी सुधरे आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि मेरे घर वाले मैं देख लूँगी, मेरे को सही रखना है, बस मेरे पति होने के नाते गालियाँ ना दे, उतना ही बहुत है। इतने पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, दी मेरे 2 बेटे हैं, एक 12 साल का, एक 9 साल का। दोनों को जब भी पढ़ाने बैठती हूँ तो दोनों लड़ने लगते हैं या बदमाशी करने लगते हैं, जैसे कोई चीज़ से खेलने लगते हैं। हर दिन का यही है। इसी वजह से गुस्सा आ जाता है तो पिटाई कर देती हूँ। रोज़ यही सोचती हूँ ये सही नहीं है, लेकिन दी बॉय लोग का संभाल नहीं पा रही हूँ। हमेशा लगता है हम अच्छी मम्मी नहीं है। ये तो लगभग देखो हर माँ के साथ है। किसी से भी पूछोगे ना तो 100 में से 1 या 2 ऐसी कहेगी कि हाँ मेरा बेटा तो मैं पढ़ने बैठाती हूँ, या बेटी भी, और बैठ जाती है। या तो बच्चा खुद कुदरती ऐसा हो गया, वो भी विरले ही हैं, ये सबके साथ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप उन्हें पढ़ने बैठा रही हो तो फिर आप ये कर सकती हो, अलग अलग बैठाओ, है ना। एक तो एक साथ मत बैठाओ दोनों को कि एक इधर बैठा एक इधर बैठा बिल्कुल पास। एक अगर टेबल पर बैठा दूसरे को बैठाओ बेड पे, है ना। थोड़ा सा अलग अलग, क्लासेस अलग होंगे, उनका काम अलग होगा। अब मुझे ऐसे में ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, क्योंकि हम क्लास में जब पढ़ाते हैं ना तो 40 बच्चे हैं, वो 40 ही अलग अलग सुर गा रहे होते हैं अपने अपने, तो हमें आदत होती है। लेकिन बीइंग अ मॉम मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। अगर हम 2 ही बच्चों को संभालने में हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की। तो आप उनको अलग अलग बैठाओ थोड़ा सा, और बजाय पीटने के काम दिए जाओ। बस लगातार अपनी टोन शांत रख के, पर्पजली कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बस करते रहो कि करो, काम करो। अगर लिख रहे हैं तो बोलते रहो कि लिखो, चलो आगे लिखो। जो लिखना है उसका डिक्टेशन भी बोल सकते हो कि पढ़ के आप बोल दो, लिख ले वो, या देख के ही बोल रहा है तो आप बोलते रहो। तो उसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बना रहता है। इसी तरीके से उनका ध्यान लगाया जाता है ना। पूरा क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, 2 लाइन सुनाओ, ऐसे करके तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि मम्मी छोड़ने वाली है नहीं। मैम मेरा भी एक सवाल है कि मेरे घर के सामने एक लड़की रहती है, मैं उसे अपनी छोटी बहन और अच्छी दोस्त मानती हूँ, पर लेकिन अब वो समय के साथ बदल गई है। मैंने उसकी बहुत हेल्प की, जब भी पैसे कपड़े सामान जो भी मांगा सब दिया मैंने, क्योंकि उसकी उस टाइम घर हालत ठीक नहीं थी। अब उसके भाई की सरकारी नौकरी लग गई, अच्छा घर बन गया, घर में वाईफाई भी लग गया। मैंने उसे कहा मेरा फ़ोन कनेक्ट कर दो, उसने साफ मना कर दिया। उसके भाई ने तो कनेक्ट कर दिया, पर उसने नेम पासवर्ड चेंज कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? बोलती है मैं नहीं चलाने दूंगी। मेरे दिल पे बहुत बड़ी ठोकर लगी मैम, क्योंकि उसके सिवा मेरी कोई सहेली नहीं बनी। अब मेरी घर की हालत ठीक नहीं है, छोटा घर है मेरा, सिर्फ 2 कमरे हैं, ऊपर अभी नहीं बना क्योंकि मैम मेरी दुकान चलती नहीं। अच्छी घर की है पता है, तो जब से उसका बड़ा घर बन गया ऊपर से नीचे तक तो उसको बहुत घमंड है। अब मेरे घर भी नहीं आती बैठने। एक रिश्ता था, मैं बहुत प्यार करती थी उसे, पर उसने धोखा दे दिया। मैं उस बात को भूल नहीं पाई, क्या करूं? मेरा दिमाग वही सोचने लगता है। प्लीज़ मैम मेरे कमेंट का जवाब ज़रूर देना। देखो पिछले क्वेश्चन में और इसमें ना थोड़ा सा ही फ़र्क है। एक वही चीज़ है, जब उसकी ज़रूरत थी तो उसने आपका फ़ायदा उठा लिया, जो आपने करवाया, जो उसने मांगा सब होता रहा, और जैसे ही उसके पास सत्ता आई या परेशानी ख़त्म हो गई उसकी, तभी वो अपने असली रूप में आ गई। अब ये एडमिट कर लो कि यही उसका असली रूप है। और देखो पति हो, बच्चे हो, या अपने माँ बाप हो, या जिनके साथ हमें रात दिन रहना पड़ रहा है, हमारे सास ससुर हैं, उनके साथ तालमेल ना बैठे तो थोड़ा सा परेशानी की बात है कि भाई कैसे करें। अब ये आस पड़ोस यार दोस्त कि इसमें हमने अब आपने उसमें एनर्जी टाइम अपना इन्वेस्ट करा, नहीं मिला फ़ायदा, भाड़ में जाए, है ना।
अब ये है, देखो इसकी वजह से आगे भी आप किसी पर भरोसा करने से, किसी के साथ दोस्ती करने से कतराओगे। ऐसे इंसान ये चोट पहुंचा जाते हैं कि आदमी आगे के लिए ना हमेशा के लिए फूक फूक के कदम रखता है। तो ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा कोई बड़ा नुकसान आपका होगा नहीं लाइफ में कि हाँ आपने किसी से दोस्ती नहीं करी या किसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता रहे आप दोस्ती यारी के रिश्ते के नाते, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप फॉर्मल रहोगे और एक आपको याद रहेगा कि किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने से पहले ये बंदी आपको याद आती रहेगी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो आप इमोशनल अटैचमेंट एक लिमिट में ही रखोगे आगे से जिससे भी मिलोगे। तो ये एक सीख है, आपको देनी थी प्रभु को, उन्होंने आपकी लाइफ में ये चीज़ कर दी। अब ये है कि आप अपना दिन सुधारने के लिए, अपने हालात सुधारने के लिए जो कर सकती हो वो करो, और ईश्वर की इच्छा रही तो आप दोबारा वापस अपने ठीक ठाक तरीके से रहने लगोगे, है ना। और नौकरी उसके भाई की लगी है सरकारी, उसकी नहीं लगी। टाइम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो वही मैं अभी कह रही थी ना कि ऐसा आदमी जो अच्छे दिन आते ही एकदम उड़ने लगता है ना, उसके अच्छे दिन ज़्यादा दिन रहते नहीं। आता है ज़मीन पर बहुत तेज़ी से, आता भी नहीं गिरता है वो। नेक्स्ट, शादी के 2 साल हो गए, मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ लेकिन हस्बैंड के साथ कुछ शेयर नहीं कर पाती क्योंकि जजिंग बहुत ज़्यादा है। इन लॉज MIL SIL के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ना कोई सजेशन ना इम्पोर्टेंस, बस एब्यूज़ नहीं है, काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग। सभी मेन डिसीजन सिस्टर इन लॉ से पूछ कर लेते हैं। सिस्टर इन लॉ बोथ वेल एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड बड़ी हैं। लोनली फील होता है, फ्यूचर इमेजिन नहीं होता मैम, माइंड ब्लैंक रहता है। फ्यूचर का सोचती हूँ तो क्या ये नॉर्मल है? एक और बात, पूरी सैलरी हस्बैंड कॉमन एक्सपेंसेस के नाम पर ले रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने दोनों के एंड बेबी के फ्यूचर्स के लिए। मुझे अपनी सैलरी अलग रखनी चाहिए या उनको इन्वेस्ट करने देनी चाहिए? उन पर बिलीव करना चाहिए। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड SIP एट्सेट्रा वो भी मेरी MIL के नेम पर कर रहे हैं, मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए। मुझे क्या करना चाहिए? एंड में आके ट्विस्ट आ गया कहानी में। जब तक मैं पढ़ रही थी तब तक ये चल रहा था कि ठीक है, पहले बात इन्वेस्टमेंट की करूँगी क्योंकि वो दिमाग में अभी मेरे पहले आ गई कि इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, हम अपने हस्बैंड पर भरोसा कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहने जा रही थी कि अगर इन्वेस्टमेंट में जो होल्डर है, शेयर होल्डर है या जो भी इन्वेस्टमेंट है, FD है या कुछ भी है, उसका अगर अकाउंट होल्डर आप हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान हो फ़ायदा हो, पैसा है तो आपके नाम पे ही, कभी निकालेगा भी इंसान तो आपके जानकारी के बिना या धोखे की गुंजाइश उसमें ना के बराबर है। अब वो जा रहा है आपकी मदर इन लॉ के नाम, तो वहाँ भाई पेच है। परिवार ये वो ठीक है, तो आप भी तो परिवार का हिस्सा हो, इसका लॉजिक यही है। अगर मम्मी के नाम पे हो सकता तो मेरे नाम पे क्यों नहीं हो सकता? मम्मी कहीं लेके नहीं भाग जाएंगी तो मैं कहाँ लेके भाग जाऊंगी? बात ये होती है। तो भैया एक तो होता है कि पति की तनख्वाह है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको लग रहा है मेरे को अपनी बीवी से ज़्यादा माँ पे भरोसा है, वो कर रहा है, चलो जी हम एक साइड हो गए, नहीं है आपको हम पे भरोसा। लेकिन हमारी सैलरी अगर कहीं इन्वेस्ट करने के लिए हम किसी के हाथ में भी दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमारे नाम पे होनी चाहिए तो ठीक है। अगर वो इन्वेस्टमेंट हमारे नाम पे नहीं हो रही तो बिग रेड क्रॉस, उसको अपना चेंज करवाओ या तो नाम, या फिर अपनी सैलरी कि मैं इस तरीके से। भैया आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो, अनपढ़ थोड़ा ही हो कि आपको कुछ आता नहीं। इन्वेस्ट वो कर ही क्यों रहे हैं? चलो वो कर रहे हैं, मान लिया, तो इन्वेस्टमेंट में नाम आपका डलेगा, अब तब बात बनेगी, नहीं तो गलत है चीज़ें। और रही बात ये देखो इमोशनल बॉन्डिंग और ये वो, मुझे लगता है वो सारी जो पढ़ी लिखी फैमिली है ना आपकी कुछ ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी। तो ऐसे लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना मतलब उनको लगता है प्यार दिखाना, बातें करना, जैसे एक मिडिल क्लास वैल्यूज़ होती हैं ना कि खी खी करके हंस लिए, धूम मचा के नाच लिए, छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट कर ली। मुझे लगता है जितना पैसा और एजुकेशन बढ़ती जाती है परिवारों में, वो चीज़ ना थोड़ी आर्टिफिशियल सी होने लगती है बड़े होते होते। बड़े मतलब फाइनेंशियली। तो वो चीज़ है कि भाई डॉक्टर है ये वो, थोड़ा धीरे बोलो, इतना उतना, तो उतना बॉन्ड बन ही नहीं पाता। अब आपकी जो मैटरनल फैमिली होगी वहाँ पर आप कैसे थे, यहाँ पर आप कैसे हो, तो देखो बॉन्ड तो बनते बनते बनेगा। लेकिन ऐसे ही फैमिली में जितना ज़्यादा पैसा, उसको पैसे को ना और बढ़ाने की भूख भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि पैसे से अगर परिवार ठीक है तो आगे कुछ गड़बड़ होगी नहीं।
तो वो इमोशनल बॉन्ड जो है देखो वो तो बनते बनते बनेगा, टेक योर टाइम, अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, निगेटिव मत सोचो, हो सकता है सब कुछ ठीक है, जस्ट नेचर ही रिजर्व हो इस तरीके का सबका। और रही बात ये कि सिस्टर इन लॉ से पूछ के करते हैं, अब आपके आने से पहले वो हैं वेल सेटल्ड है, बड़ी हैं, उनकी सलाह से अब तक चलता आ रहा होगा घर, तो उनको लग रहा होगा अब भी चलने दो। जिस दिन आपको लगे कि उनकी सलाह से करा और वहाँ नुकसान हो गया वो हो गया, उस दिन आपको बोलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं। आपके अपने डिसीजन आप खुद लो, उसमें किसी की लेनी नहीं लेनी मर्जी वो आपकी कंप्लीट चॉइस है, आप चाहो जब मना कर सकते हो, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। मुंह बन रहा है बनने दो भाई, तुम पूरा घर चला रही हो, मेरे को थोड़ी चलाओगी, सीधी सी बात है ना। कहीं भी किसी पॉइंट पे हम एक मत हो जाएं सही है, लेकिन नहीं हो रहे एक मत तो अलग अलग अपनी ज़िंदगी का तो आदमी अपने आप डिसीजन लेगा, एक चीज़ हो गई। लेकिन पैसे का भैया कर लो, अपनी सैलरी इन्वेस्ट करने के लिए अगर दे भी रहे हो तो इन्वेस्टमेंट पर नाम अपना डलवाओ। ये बेहद गलत और बहुत हाई रिस्क वाली चीज़ है जो हो रही है आपके यहाँ। नेक्स्ट, हाय दी, मैं घर के काम के साथ सिलाई और ट्यूशन भी करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 7 साल का और छोटा वाला 2 साल का है। मैं सोचती हूँ शाम को मेरे हस्बैंड काम से आकर बच्चों को देख लें तो मैं सिलाई वगैरह कर लूँ, पर मेरे हस्बैंड 8 बजे खाना खाकर दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, रात को 12 बजे आते हैं। इसमें मैं अपना काम कैसे करूँ? उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो आप क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। अब आप जो सिलाई का कर रही हो या ट्यूशन कर रही हो वो उनके हिसाब से आप अपने लिए कर रही हो, तो जो उसके पैसे भी आ रहे हैं ना उसका सुख भी उन्हें इतना सा भी होना नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर खर्च करो, बच्चों के लिए कुछ करना है वो करो, है ना। वो बिल्कुल भी आपकी हेल्प कर नहीं रहे तो भैया ये मान लो कि नहीं हेल्प कर रहे, तो जो आपका टाइम बच रहा है जैसे भी बच रहा है उसी में जितना हो जाए ठीक है। और अगर सिलाई या ट्यूशन में से एक छोड़ने की नौबत आ जाए तो छोड़ दो, अपने आप से ऊपर करोगे कोशिश और सामने वाला बिल्कुल ही मदद कर नहीं रहा तो ये प्रैक्टिकली आगे आपके शरीर और बॉडी के लिए सही नहीं है, ना कर पाओगे। तो देख लो कि नहीं कर रहे नहीं कर रहे, जैसे करना होता है वो बिना कहे कहता, कहा भी होगा आपने, अगर नहीं कर रहे तो जितना हो जाए उतना करो ताकि लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को कंटिन्यू रख पाओ। नेक्स्ट, थैंक यू दी, आपको याद नहीं होगा शायद मेरी 2 बार इंगेजमेंट टूट गई थी, आपको डिप्रेशन में कमेंट किया था मैंने, तब आपने कहा था खुद पे ध्यान दो, जो मेरे लिए अच्छा होगा हो जाएगा। मैंने वही किया, जॉब और अपने पे ध्यान देने लगी। 2 महीने के अंदर मेरी शादी भी हो गई और बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं। थैंक यू दीदी उस वक्त मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं बार बार वही क्लिप सुनती थी आपकी उस टाइम। दिल से दुआ है आपके लिए, खुश रहें आप। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपकी लाइफ सेटल हो गई फाइनली। नेक्स्ट, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी एज 21 है एंड वो रिमोट वर्क करती है। उसके बॉस की एज 36 है एंड एक बेटी भी है 4 साल की, पर मेरी फ्रेंड को नहीं पता था कि वो मैरिड हैं। उन्होंने बोला था कि सिंगल है और एज भी कम बताई थी। अब वो इमोशनली अटैच्ड है, उससे क्या करना चाहिए उसे? शी वांट्स टू कट ऑफ बट ऑन एंड ऑफ उसके बॉस का मैसेज आता है, कॉल आता है तो वो बात कर लेती है। इमोशनली डिस्टर्ब है, उसने मुझसे पूछी थी बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। भैया सीधी बात है, इमोशनली अटैचमेंट हम जैसे होते हैं वैसे ही छूट भी सकते हैं। मेरी ये बात थोड़ी सी रिजिड लगेगी लेकिन कभी भी कोई भी रिश्ता आप सोचो ना तिल तिल करके टूटे, वो ऐसे नहीं टूटता। रिश्ता हमेशा टूटता झटके से और उसके बाद पलट के देखो मत। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, एडमिट कर लिया कि है अटैचमेंट, ठीक है। अब वो बॉस है, बॉस के नाते जितनी बात करे ठीक है, 1 इंच भी उससे फालतू बात करे तो कोई मतलब नहीं, और हो सके तो जॉब चेंज कर ले। रही बात ये इमोशनल अटैचमेंट, अभी इनकी एज क्या है आपकी फ्रेंड की? 21। अभी तो पता नहीं कितने आएंगे और कितने जाएंगे, उसको चूज़ करना होगा उसमें से उसे लाइफ किसके साथ बितानी है। तो ऐसा उसको लग रहा है कि बॉस पे आके उसकी लाइफ अटक गई, जो उसके साथ पूरे जीवन रहेगा ना, अभी वो राजकुमार कहीं आना होगा उसकी लाइफ में। तो ये एक फेज़ है, ठीक है, इतना सीरियस ना हो, वो निकले इस चीज़ से, निकल जाएगी आराम से। एडमिट कर ले कि हाँ ठीक है एक चीज़ थी, अगर वो झूठ ना बोलता तो क्यों ही उसके साथ अपने इमोशंस ख़राब करती, लेकिन ठीक है हो गए कोई बात नहीं, कोई दूसरा आएगा। और दूसरा क्या, मैं कह रही हूँ 21 है ना, मैं बता तो रही हूँ अभी शादी की एज तक पता नहीं कितने लड़के आएंगे और जाएंगे जो प्रपोज करेंगे, पीछे घूमेंगे, या जो इसे अच्छा लगेगा या जिनको ये अच्छी लगेगी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, फिर उनमें से वो कोई एक होगा जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताएगी। तो ये ख़त्म नहीं है और लाइफ का, उसको सिंपल समझाओ, सबके साथ होता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको अपनी एज से बड़े कोई कभी अच्छा ना लगा हो, टीचर या कोई और, लगते ही हैं। लेकिन ठीक है एक फेज़ है, उस टाइम हमें पता ही नहीं होता।
बाद में पता चलता है कि यार हंसी आएगी फिर बाद में कि अरे यार कहाँ बुढ़ा पसंद आ रहा था हमें, तो वो होता है, सीधी बात है, निकल जाएगी प्रैक्टिकली। उसे यही क्लिप एज इट इज़ सुना देना। नेक्स्ट, दीदी मेरी मम्मी मेरे बारे में भाइयों एंड भाभीियों को मेरे पीठ पीछे बुरा बोलती हैं। जैसे भाइयों का बिहेवियर मेरे लिए ख़राब हो जाता है, पर जब मेरे साथ या सामने होती हैं तो बहुत मीठा मीठा बोलती हैं। बात मम्मी की होने की वजह से मेरा मन में गिल्ड आ गया है, समझ नहीं आता क्या करूं। भैया माँ हो बाप हो कोई भी कुछ भी कर सकता है आज के टाइम में। अब वो आपके भाई भाभीियों से क्यों बिगाड़ना चाह रही है, आपकी माँ है, आपको ज़्यादा पता होगा उसकी सोच किस दिशा में चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने बिगाड़ दी है ना, क्योंकि आपकी मम्मी रह रही है वहीं पर, अब वो जब कहेगी 10 बात 4 बात तो बहू पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि भैया बेटी के बारे में कोई झूठ थोड़ी बोलेगा, अपनी बेटी का बिगाड़ के किसी को क्या ही मिलेगा। एक सामान्य सी बात ये है ना। तो मान के चलो कि जो भी वो कहेगी आपके भाई भाभी यकीन मान लेंगे। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि ठीक है भैया यहाँ तो मेरा बिगाड़ खाता होगा। आप अपने परिवार में ढंग से रहो, ससुराल में अच्छे से रहो। जिस दिन ये घड़ा भरेगा ना, ये जो इमेज हमारी कोई ख़राब करता है ना, पावरफुल तरीके से करेगा तो एक टाइम के लिए ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर हम सही में बुरे नहीं हैं तो एक टाइम के बाद वापस हमारी असलियत भी प्रूव होती है। तो हमें क्या ज़रूरत है, बस उस टाइम पे अपने असलियत के साथ जीने की। हम अच्छे हैं तो हम अच्छे बने रहें, जो हमारी बुराइयां कर रहा है, हमारी इमेज ख़राब कर रहा है, उससे जितना हो सके कट ऑफ कर लें बस, भले वो माँ है। नेक्स्ट, हेलो मैम मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, जॉब 9 to 5:30 तक है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको स्टडी नहीं करवा पा रही हूँ। प्लीज़ कुछ बताओ कि किससे बच्चों को टाइम दूँ। बेटा 5 साल का, बेटी 7 साल की। ट्यूशन लगा दो भैया, क्योंकि 5:30 बजे आके फिर बच्चों की पढ़ाई टंग जाएगी खुंटी पे। घर संभालोगे, कुछ नहीं करोगे, कम से कम खाना कपड़े बर्तन 2-3 चीज़ ये तो ज़रूरी है ही, ये करोगे या उन्हें पढ़ाओगे, दोनों कर रहे जाओगे, दोनों चीज़ें सफ़र करेंगी। सिंपल है, अगर टाइम नहीं है ट्यूशन लगाओ उनका। नेक्स्ट, हेलो दीदी मेरे हस्बैंड बहुत टॉक्सिक हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते और अपनी मम्मी की बात ज़्यादा मानते हैं। वो उन्हें मेरे खिलाफ़ भड़काती हैं, बहुत मीठी बनती हैं मेरे पति के सामने। मैं क्या करूं प्लीज़ आप बताओ। 2 तरीके होते हैं ऐसे लोगों को डील करने के, या तो जितनी मीठी वो बन के दिखा रही हैं उतनी मीठी आप भी बन जाओ, ठीक है। या फिर अब मान लो भड़का रहे हैं, सपोज करो, मतलब क्या कहेंगी कि भैया ये ना ये नहीं करती, काम नहीं करती, या मेरे से ढंग से बात नहीं करती। अब जितनी देर पति सामने है आप उस टाइम पे कर रहे हो उसके अपोजिट काम, तो पति कहाँ से मान लेगा। उसको यही लगेगा ना, फिर एक बार को आके अगर मात्र भग जाता है कि शायद मेरे सामने करती होगी, पीछे ऐसे करती होगी, लेकिन आप तो कर नहीं रही। भड़काना तो उसे ही कहते हैं ना कि भाई हम कर रहे हैं सब कुछ सही, लेकिन अगला कह रहा है कि ये कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। तो आप जैसे पीछे आराम से काम करते हो अपने हस्बैंड के, जब वो नहीं होते, वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन हस्बैंड के सामने आपकी सास जो भी कह के भड़का रही है, अगर आप उसका जस्ट अपोजिट एग्जैक्टली वहाँ कर करके दिखा रहे हो, तो हस्बैंड मानेगा नहीं मानेगा इस बीच में पजल्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर कोई मेरे खिलाफ किसी को भड़का रहा है और मैं वैसी नहीं हूँ, तो मैं उसके सामने बिल्कुल एक्शन वैसे ही करूँगी जैसी मैं ओरिजिनल हूँ। तो आदमी घूम जाएगा, उसका दिमाग किस लिए ये तो कह रही है कि करती नहीं ये वो, और उसको देखो वो तो आ रहा समझ। हम क्या करते हैं, कल भी एक आया था इस तरीके का कमेंट, पूजा के ब्लॉग पे आया था, वो मुझे भेज रही थी। तो वो ये होता है कि जी मतलब हम जो है काम कर रहे हैं डेली में, और जब कोई आया तो फिर एक आदमी ऐसा हमारे परिवार का कि वो उसके सामने बढ़ चढ़ के काम कर रहा है दिखाने के लिए कि जी हम सारा करते हैं। तो मैंने यही बोला था उन्हें कि इसमें आपकी गलती है ना, तो आप पीछे हटे क्यों। अगर रोज़ आप सब्जी बना रहे हो तो आप उस दिन क्यों नहीं बना रहे, है ना। अगर रोज़ आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो जिस दिन कोई आया आप उस दिन क्यों नहीं कर रहे। तो अगर मेरा पति मेरे बारे में गलत सोच रहा है या कुछ भी है, मेरी सास मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है और मैं उसके सामने बढ़िया काम करके दिखा रही हूँ, तो वो क्यों मानेगा। वो तो यही कहेगा ना, आज नहीं तो कल की मम्मी सारा दिन तो लगी रहती है वो, समझ रहे हो। तो भड़काने वाले की ताकत ज़्यादा है या आपकी ज़्यादा है, ये है इस चीज़ में मेन, कि आप करके ज़्यादा अच्छा दिखा रहे हो या वो बोल के ज़्यादा अच्छा दिखा रही है।
मैम एक बात की, जब पति अपनी माँ को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और कोई महिला अकेली फील करती है तो ऐसे में उसका किसी और की तरफ डाइवर्ट होना गलत है, लेकिन हो सकता है तो क्या करें। गलत है ये तो आपने खुद ही कह दिया, मैं भी यही कहूँगी गलत है। और अगर मेरा पति मेरी सास की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो उसमें दूसरा आदमी मेरी लाइफ में आके क्या ही कर लेगा। मतलब मैं सास बदलने की बजाय पति बदल रही हूँ, ये तो लॉजिक ही गलत हो गया ना। नेक्स्ट, आप जो 7 काम बताती हैं घर के ज़रूरी हैं वो एक बार बता दें, हेल्प हो जाएगी प्लीज़। देखो, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, ये 3 तो हो गए सफाई के। उसके बाद कपड़े, खाना, बर्तन और फिर बच्चों को पढ़ाना, ये होते हैं 7 काम जो मैं मतलब जब मैं बिल्कुल सिंगल हैंडेडली घर हैंडल करती थी ना, मेरे हस्बैंड हेल्प नहीं करते थे, मतलब मुझे लगती ही नहीं थी हेल्प उनकी, क्योंकि और कोई काम ही नहीं था मेरे पास। जॉब और घर तो मैं ऐसे संभाल लिया करती थी कि ये 7 काम है और ये मैं कर रही हूँ, ठीक है। उसमें भी कपड़े में भी धोना और आयरन करना, अगर आप अलग अलग मान के चल रहे हो तो वो कपड़े में मैं वो 3 काम इंक्लूड करती हूँ कि धोना, फैलाना, फोल्ड करना या फिर आयरन करना एक साथ, तो उसका एक मतलब है कपड़े। तो ये 7 काम होते हैं। इसमें जो छूट जाते हैं कि भाई जो इसके बाद के एक्स्ट्रा हैं, ये सारे सर्वाइवल वाले काम हैं, ठीक है। इसमें जो छूट जाते हैं वो वही है कि आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है, आपको चिट चैट करनी है, आपको पड़ोसियों से बातें करनी है, आपको किट्टियाँ जाना है ना, आपको DIY करना है, आपको अपनी हॉबीज़ अगर एक्सप्लोर करनी है, ये सारी चीज़ें उसके बाद की हैं। लेकिन ये 7 काम ऐसे हैं कि आप जियो चाहे मरो, ये काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। दी, उसके हस्बैंड घर वालों की सुनते हैं, अभी उसकी नंद की शादी है, ना उसे बुला रहे हैं, जबकि सारा खर्चा पति कर रहा है। शादी में उसे इनवाइट भी नहीं किया, ससुराल में सास भी नहीं है, देवर नंद, सिर्फ उसके पति के पैसों से मतलब है। पति ड्रिंक करने से, पंडित फैमिली है, उसके हस्बैंड हमेशा फैमिली सही मानते हैं, जो फैमिली बोले वही करेंगे। ऐसे शादी लाइफ कैसे चलेगी। 3 ईयर में 1 साल ससुराल रही है, बाकी टाइम फाइट मायके में। उसे क्या करना चाहिए, प्लीज़ थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बता दो प्लीज़। देखो, मुझे जो थोड़ा याद आ रहा है, ये क्वेश्चन आपकी फ्रेंड के लिए आपने पूछा था और मैंने कहा था कि हस्बैंड वाइफ के आपस का मामला है, वो ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर जो पति है, मान लो देवर नंद, उनके साथ वो कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर भी कनेक्टेड है। अब वो 3 साल में 1 साल वहाँ पर रही है, तो वो आपकी फ्रेंड की वैल्यू कर कहाँ रहा है ना। तो अगर उसको लग रहा है कि नहीं है यहाँ पे कोई चांस, या जो शादी के शुरुआती सालों में, या एक होता है ना कि देखो हम प्यार कर रहे हैं सबसे, अपने फैमिली मेम्बर से, थोड़ा सा ये है कि उनको भी दे दिया, अपने घर वालों को भी, थोड़ा सा पत्नी को भी, बनते बनते बॉन्ड बन रहा है, वहाँ तक समझ में आ रहा है कि भाई खून के रिश्ते खून के रहेंगे, पत्नी बाहर से आई है वो बाहर की रहेगी, टाइम लगेगा, वो एक समझ में आता है। लेकिन हमारी पत्नी हमारे घर ही नहीं रह रही, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो साथ नहीं रह रही, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। हमें बुला रहे हैं, हमारे पैसों से शादी हो रही है, हमारी पत्नी को कोई इन्वाइट नहीं कर रहा, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये शादी है नहीं, प्योरली बकवास है। ये अपनी तरफ से कोशिश करती रहे, होना कुछ नहीं है, साथ रह भी लेगी तब भी यही रायते फैलते रहेंगे। अगर हिम्मत है, कर सकती है, नई लाइफ शुरू करने का अंदर से इच्छा भी है, तो जितनी जल्दी हो सके फिर इस रवाड़ में से निकले वो, है ना। और अगर जाना है वापस शादी में तो फिर ये रह ले कि जैसे भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है कि नहीं भैया रहना तो मुझे इसी पति के साथ है, क्योंकि केवल मेरे चाहने से कि मेरा पति बदल जाए वो नहीं बदलते, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं, ऐसे है। तो अब उसे देख लो कि इनके एक तरफ हो जा, रखा तो कुछ है नहीं इस शादी में, या तो बिल्कुल दांव पे लगा दे ज़िंदगी, एक बार फिर बदलने की कोशिश कर, या फिर भैया दूर से प्रणाम करके अब निकल ले, 3 साल ख़राब हो गए तेरे। सुनीता जी, इससे पहले भी मैंने एक सवाल किया था, आपने बहुत अच्छी सलाह दी, धन्यवाद। मेरी नंद और मैं दोनों ही गवर्नमेंट टीचर हैं, ससुर जी नहीं हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने परिवार के लिए सब कुछ किया। ससुर जी नहीं हैं तब तक सारी जिम्मेदारियां थी, सब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही सभी की शादियां हुई, सब सासू माँ मेरी जगह अपनी बेटी के पास रहती हैं, उनकी हेल्प के लिए मैं और मेरे हस्बैंड जो अपना बुलाते हैं। नंद को अच्छा नहीं लगता, आप दोनों ने बात करना भी बंद कर दिया, सासू माँ ने दोनों मेरे से बात नहीं करती, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना सब कुछ लगा दिया, फिर भी बुरा ही मिल रहा है, क्या करें। सबक ले लो बस, अब जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते, आगे के लिए सबक ले लो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो।
नेक्स्ट दी, मेरी एज 38 है, मेरे 2 बच्चे हैं, 12th और 9th में हैं। जॉब की वैकेंसी निकली है, पति हमेशा मना करते हैं, फाइनेंशियली सब ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा से जॉब करनी थी। लड़ाई भी हुई, लेकिन क्या मुझे अब हस्बैंड से बिना पूछे फॉर्म भरना चाहिए? मेरे हस्बैंड मुझे पैसे भी नहीं देते। बिना पूछे फॉर्म भर भी दोगे तो भी बाद में कलेश तो होना है ना। और किस हद तक का होगा ये आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पति गुस्से में वो किस हद तक जाएंगे। तो उन्हें बैठा के ये कि जॉब करने में दिक्कत क्या है। एंड सबसे बड़ी बात तो यही है, हम पढ़े लिखे सब कुछ करा, तुम्हारे घर गृहस्थी संभाल दी, बच्चे भी हो गए, पल भी गए, अब क्या प्रॉब्लम है? थोड़े से रिजिड होके कहो कि मुझे करनी तो है। एक बार भरने से पहले उनके कानों में ये चीज़ डाल दो कि मर्जी से नहीं करने दोगे तो मैं फिर बेमर्जी के करूँगी, लड़ाई और बढ़ेगी, लेकिन मुझे जॉब करनी है, फिर भर दो। क्योंकि इसमें कुछ गलत है नहीं, अननेसेसरी कंट्रोल करने वाली चीज़ है, तो उसको क्यों ही झेलेगा आदमी। नेक्स्ट, मैम मी टाइम में क्या क्या करें जिससे हमें खुद से प्यार हो जाए? मी टाइम का मतलब होता है मेरा समय, तो मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँ उसमें। किसी को हो सकता है बस पसरना पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को म्यूज़िक, किसी को डांस, किसी को पेंटिंग, किसी को DIY, किसी को सहेली से बातें करना फ़ोन पे, किसी को बाहर जाना। सबकी अलग अलग चॉइस है। मी टाइम का सिर्फ ये मतलब है कि जो काम ऐसा है जिसको करो आप अपसेट मूड में भी करने बैठो तो आपका मूड अच्छा सा हो जाए, सिर्फ वो काम है, आप कर लो, हो गया आपका मी टाइम एंजॉय। नेक्स्ट, सुनीता जी मेरी बेटी 6 महीने बाद कॉलेज के लिए बाहर जाएगी, हम उसे कॉलेज हॉस्टल में रखना चाहते हैं, लेकिन वो PG में रहने की जिद कर रही है। वो तब 18 की हो जाएगी, फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे हॉस्टल में भेजना चाहते हैं। वो मान नहीं रही, क्या करें, कैसे समझाएं या उसके बाद मान लें? आजकल बच्चे स्मार्ट बनते हैं पर इस उम्र में होते नहीं। ऑब्वियसली वो इसीलिए हॉस्टल में नहीं रहना चाह रही होगी या तो, लेकिन देखो दोनों बात हैं। हॉस्टल में ज़्यादा लोग होते हैं, रैगिंग होती है, मे भी उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ हो, है ना। उससे दोनों पॉइंट पहले बात तो कर लो कि हॉस्टल में क्यों जाना है और PG में क्यों नहीं जाना है। हमारा ये पॉइंट है और तुम्हारा क्या पॉइंट है कि तुम्हें PG में जाना है और हॉस्टल में नहीं जाना है। पहले बैठ के डिस्कस तो कर लो, हो सकता है उसका हॉस्टल को लेके कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप नहीं समझ पा रहे। और ऐसा नहीं है, देखो जिसे ऊतपना करना है ना या जिसके साथ कुछ गलत होना है वो हॉस्टल में भी हो जाएगा। लड़कियां हैं कह लो कुछ भी है, लेकिन जो सही से रहने वाला बच्चा वो PG में भी बढ़िया रह के आएगा। हो सकता है जो उसके लैंडलॉर्ड हो वो उनसे ज़्यादा ध्यान रखते हो। तो दोनों ही चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे PG में नहीं रह रहे या बच्चे वहाँ नहीं रह रहे। आप एक बार उससे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस तो कर लो। नेक्स्ट, दीदी मैं क्या करूं, अब मेरी सास भी वर्क में हेल्प नहीं करती, ना नंद ना मैं वर्किंग हूं, बेबी भी अभी छोटा है, मतलब अप्रोक्सीमेट 4 साल। मैं अकेले कैसे सब मैनेज करूं? घर, लॉन्ड्री, साफ़ सफाई, जॉब वो सब कर लो, बट उनके टाइम का बड़ा प्रेशर कि ये चीज़ इस टाइम करो। मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, क्या करूँ? अगर 9 बजे खाने का सोचो तो बाकी काम करो, उनको जल्दी खाना जल्दी कर दो, सोचो फिर अदर काम करो तो उनको देर से खाना, क्या करूँ? हेल्प, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, कुछ कहो तो बस के मुंह बना के काम वाली लगाने नहीं देते, बस के मुंह बने। भैया सीधी सी बात है, मैं पढ़ते पढ़ते अपने आप को एज्यूम कर रही हूँ उस कंडीशन में। अगर कोई मेरी हेल्प नहीं करा रहा इतनी सी भी, तो काम मैं कैसे कर रही हूँ? फिर कम्प्लीटली मेरा डिसीजन है। अगर मुझे कपड़े धोने हैं या मुझे खाना बनाना है उस टाइम पे, है ना, और दूसरा आदमी कह रहा है ये, तो सीधे है कि अभी तो मैं ये कर रही हूँ, बात खत्म। हाथ पैर टूटे थोड़े ही हैं। अगर मैं काम कर रही हूँ, नाश्ता मैंने बना के रख दिया, लेके खा लो। एक आध बार मुंह, अब भाई हो क्या रहा है कि अगर ना करो तो मुंह बने, तो बनने दो मुंह, क्या ही दिक्कत है? उनका मुंह बने हुआ को बनने दो, बिगाड़ो मत। मैं हमेशा यही कहती हूँ, केवल किसी का मुंह ना बन जाए इसके लिए हम अपनी बैंड बजा रहे हैं, क्या लॉजिक है? आप अपना काम अपने शेड्यूल के हिसाब से करो, उसमें जिसका फिट होता हो ठीक है, जिसका नहीं होता हो वो अपने हिसाब से कर लेगा, उठा के खा ले खाना, हाथ पैर टूटे नहीं है। दूसरी चीज़, सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी हेल्प करा रहा है तो वो 2 बात कहने का हकदार होता है, लेकिन अगर कोई पड़ा है बस लाश की तरह और हम उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर पड़ा रहे लाश की तरह, फिर लाश बोलती नहीं है। सीधी सी बात, लॉजिक होता है ये थोड़ा ही है कि मतलब करने के लिए हम तो है ही नहीं, हमें मत काउंट करो, बोलने के लिए हम सबसे ज़्यादा, हमें बहुत काउंट करो, हमारी चलेगी, ऐसे नहीं होता। जो काम कर रहा है वो अपने हिसाब से करेगा, फिर नौकर थोड़े ही हैं, नौकर भी नहीं करते, अपने हिसाब से टाइम करके आते हैं।
मेड है, वो आएगी उतने बजे आएगी, हम कहीं से छोड़ के भी भागते आ रहे हैं। भैया वो आएगी तो उसी टाइम आएगी, अपने समय पे आएगी। वो आधा घंटे लेट हो जाए, हम नहीं हो सकते। होता है ना, तो जिसको तनख्वाह दे रहे हो वो नौकर नहीं इतना बंध के कर रहा, तो हम तो बहू हैं। पागल समझ रखा है क्या बिल्कुल। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ आंसर करना, आपके हस्बैंड और आप चाय के साथ कोई इवनिंग स्नैक नहीं खाते क्या? आपको बच्चों के लिए तो बनाते देखा है, बट आपको खाते नहीं देखा कभी। हम नहीं खाते कुछ शाम को, जो दोपहर का लंच हो गया, शाम को बस चाय पीते हैं एंड फिर सीधे डिनर। और मेरे हस्बैंड कई बार ऑफिस से आते हैं तो खाना बन रहा होता है या मैं चॉपिंग वगैरह कर रही हूँ, तो वो अक्सर एक कटोरी चावल, अक्सर दिन में चावल बनते हैं, तो वो एक कटोरी चावल सब्जी जो भी होती है वो खा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। या कोई लड्डू वगैरह रखा है वो खा लिया, लेकिन यूजुअली बस वो शाम के 4 बजे की चाय के बाद सीधे डिनर ही होता है। नेक्स्ट, दी मेरी सास नार्सिसिस्ट है एंड उनका बड़ा बेटा उनके लिए गोल्डन चाइल्ड। हम कैसे बचें अपनी सास एंड बड़े जेठ से? ये लोग बहुत टॉक्सिक हैं, हमारा जीना हराम करके रखा है। फिलहाल घर नहीं छोड़ सकते 1-2 साल तक, तब तक सर्वाइवल के लिए क्या करें? अगर साझे में रसोई है तो थोड़ा सोचने की बात है, अगर साझे में रसोई नहीं है तो इतना बड़ा टास्क नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी जियो, उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दो। अगर घर नहीं छोड़ सकते तो किचन अलग कर लो, रहना सहना अलग हो जाता है। कहने की बात है, एक घर में रहते हुए भी किचन अलग होते ही दुनिया अलग सी हो जाती है। नेक्स्ट, दी थैंक यू सो मच। जब ससुर जी सेवा की तो पति स्माइल देकर बात करता है, बट थोड़ी देर बाद जब ससुर मेरे खिलाफ कुछ बोल दे तो पति भी खिलाफ हो जाता है। मन बहुत दुखता है, ये कैसा रिश्ता है? पति पत्नी का जो सास ससुर के सेवा या सास ससुर अच्छा बोलें उस पर डिपेंड करता है, बट जी मैं जान भी लगाकर काम करती हूँ फिर भी बुराई करती है सास, तो अब बताएं मैं क्या करूं? मेरा पति कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, बोलता है मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं बोल सकता हूं, लोग क्या कहेगा? मैं माँ बाप के नज़र में ख़राब हो जाऊंगा। जबकि दी पति आउट ऑफ स्टेशन है, फिर भी ससुर को इवनिंग स्नैक्स में चिकन पकोड़ा, डिनर में फ़िश, ट्रेन में खाने के लिए ग्रीन पी पराठा, चिकन पकोड़ा, और क्या करें जिससे कि पति को लगे कि मैं ठीक हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। ऐसा है, जहाँ हर कदम पर खुद को प्रूव करना पड़े ना, वहाँ पर प्रूव करना छोड़ ही दो। तू समझ ले जो तुझे समझना। अब जब आउट ऑफ स्टेशन है, हंस के बात भी कर लेगा तो कितनी बात करेगा? फुला ले मुंह फिर। मतलब शादी करके लाया था या अपने माँ बाप के लिए आया लेके आया था कि सही से नहीं सेवा करी तो तेरी नौकरी खारिज, तनख्वाह में मिलेगी स्माइल? कब तक करोगे ऐसे? उसको प्रसन्न करने के लिए ऐसे बुढ़ों की सेवा आप कितने भी कर लो कि जरा सी कोई कमी छूट भी गई और आपके अकॉर्डिंग छूट भी नहीं रही, आप पहले ही बहुत कर रहे हो, तो फिर भी आदमी का मुंह सीधा नहीं हो रहा, तो क्या करोगे? हाड़ गलाते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी केवल कि मेरा पति मेरे से हंस के बात कर ले। मत कर हंस के बात फिर। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आपसे इंस्पायर होकर मैंने भी यूट्यूब चैनल खोला, क्या आप इसे चलाने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप शेयर करेंगी? यूट्यूब चैनल ना, देखो एक ही टिप है कि जेन्युइन रहो। जितना ज़्यादा जेन्युइन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ज़्यादा मतलब आपके लिए ठीक रहेगा, और ये चीज़ हर बिज़नेस में जाती है। दूसरी चीज़, आपकी कोई भी चैनल हो, हर जोन के चैनलों की बाढ़ है। ऐसा नहीं है कोई भी चैनल कि आपने एक अलग चैनल आज बनाया, हर तरीके का चैनल ना भरे पड़े हैं। तो उस भीड़ में आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि लोग अपना कीमती समय निकाल के आपको देखें, आपको सुने? ऐसा कुछ है एक्स फैक्टर, तो चैनल ग्रो हो जाता है। लेकिन जो सब कर रहे हैं वैसा ही सेम आप कर रहे हो, या फिर उससे भी थोड़ा सा एक आध दर्जा नीचे, बिल्कुल नॉर्मल, तो कोई किसी को, दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आपको क्या चीज़ आती है, या आपने व्लॉगिंग में दिखाया तो आपने सुबह क्या नाश्ते में खाया है, डिनर में क्या खाया, या आप कहाँ गए घूमने, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। तो आप ये देखो कि आपके अंदर अगर कोई एक्स फैक्टर है जो आपको और लोगों से अलग करता है, तो उस चीज़ को आप चैनल में दिखाओगे तो ज़रूर आपका चैनल ग्रो होगा। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग मैम, मेरी शादी 8 मंथ पहले हुई थी। ऑल्दो मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, बट मुझे उनके इलॉजिकल रूल्स रेगुलेशन से दिक्कत होती है, जैसे मुझे कब अपने घर जाना है, कब क्या। उनके ज़्यादातर डिसीजन अंधविश्वास से इन्फ्लुएंस रहते हैं। आई एम अ वर्किंग वूमन जो ससुराल से अलग रहती है। मुझे इन सब रूल से दिक्कत है, ये अनफेयर लगता है। मुझे इससे कैसे डील करना चाहिए?
एम आई रॉन्ग इफ़ आई फील लाइक दिस, मेरे सास ससुर की तरफ कितने और क्या क्या कर्तव्य हैं। मुझे जो लगता है, देखो सास ससुर की तरफ हमारा कर्तव्य इतना है कि भाई उनकी लड़की गई अपने ससुराल, वो वहाँ कर रही है, हम यहाँ रह रहे हैं, उनकी एज बढ़ रही है, जिम्मेदारियों को उठाने में अब वो दिक्कत महसूस दे रहे हैं, तो जो घर की 24 घंटे की जिम्मेदारी होती हैं वो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो गई, तो इसलिए अब वो हमारी हो गई। ठीक है, तो जो मेन एक धुरी होती है घर की, जो महिला होती है, वो अब हम बन गए, बाकी लोग हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के हमारे कर्तव्य होते हैं कि ठीक है वो बूढ़े हैं, अक्षम होते जा रहे हैं, तो उनकी हम हेल्प कर दें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि अभी हम फिजिकली उनसे ज़्यादा लायक हैं। इतना होता है सास ससुर के प्रति हमारा कर्तव्य है कि अगर उन्हें किसी काम में दिक्कत आ रही है हम उनकी हेल्प कर दें। 3 टाइम खाना वगैरह है उनका, उनके एज के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा बना के दे दें। इमोशनल सपोर्ट है कि ठीक है भाई अकेला ना महसूस करें, फैमिली है, बच्चों के साथ रहें, हम भी उनके साथ बात कर लें। ये सब हमारे कर्तव्य होते हैं। लेकिन होता क्या उल्टा, इनको बना दिया जाता है बोझ। खाना बना तो खाना ही बनाती रहे, है ना, तू ही बनाएगी, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जितना हम कर सकते हैं हम वो भी नहीं करेंगे। फिर बहू झंड होने लगती है और उसके बाद भी वहीं तक उसको समेट देंगे। उससे इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद है, उसे इमोशनल सपोर्ट कौन देगा, उसका कोई लेना देना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ हो जाती है फिर असली भसड़। अब आपका ये है, आप अलग रह रही हो, जितने आपसे फॉलो हो जाएं, जिन चीज़ों का आपको लॉजिक समझ में आए उतना कर लो। जिन चीज़ों का आपको लॉजिक समझ में ना आए, आपको लगे अनएक्सेप्टेबल है, उनको मत करो एक्सेप्ट। शुरू में थोड़ा धूम तनाना होगा, तमाशे होंगे, फिर कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, मुझे आपसे बात करनी है पर्सनल। भैया ईमेल कर दो, अगर पर्सनल करनी है मैं उसको देखूंगी, तो मैं वहाँ जब देखूंगी रिप्लाई करने की कोशिश कर लूँगी। लेकिन आप समझो कि काम इतना है कि नहीं हो पाता पॉसिबल पर्सनल किसी के भी साथ भी इंटरेक्शन करना। नेक्स्ट, हाय दी, मैंने पहले भी कमेंट किए जिनके अच्छे जवाब मिले। मेरे जस्ट सामने वाले फ्लैट में फैमिली है जो मेरी बेटी को खिलाने आती है और 10-15 मिनट को अपने घर भी ले जाती है, बस इतनी देर ही उससे मिलती है। अब मेरी बेटी 14 महीने की हो गई, उसे जो सिखाओ सीखती है और बोलना भी सीखती है। वो फैमिली सोसाइटी में जिससे मिलते हैं उसे यही बताते हैं कि मैं और मेरी बेटी ही सिखाते हैं। तब ही वो बोल रही है, जब ये सब पता चला तब उनसे चिढ़ हो रही है और वो चीज़ें उनकी समझ नहीं आती, सारा क्रेडिट अपना लेना चाहती हैं। कहीं फंक्शन में रहो तो मेरी बेटी को अपने पास बुलाकर दिखाती हैं कि सब देखें कितना हमें चाहती है। अब ये सब ख़राब लग रहा है, ऐसे में क्या करें। उनके यहाँ जाना छोड़ दिया है, सिर्फ वही आती हैं और जब आती हैं तब ऐसे कुछ करके चली जाती हैं। सोचती हूँ सामने रहते हैं, कुछ कहकर गलत ना कर दूँ, प्लीज़ मुझे बताएं क्या करूँ। आपको मेरा सवाल अजीब लग रहा होगा। नहीं लग रहा अजीब, मुझे समझ में आ रही है आपकी क्या फीलिंग है। लेकिन आपकी जो फीलिंग है ना, वो कोई मतलब उसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। मान लो वो कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी है, अरे आपके बच्चे को 2-3 की जगह ज़्यादा जनों का प्यार मिल रहा है, ज़्यादा जगह वो जा रहा है, और अगर वो कुछ सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है, तो इट्स ओके। मेरे बच्चे जो सामने वाले घर में, मैं बताती थी पहले आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो उनकी जो बिटिया थी जिसकी अब एंगेजमेंट हुई है, मेरे बच्चों को जितनी इंग्लिश स्टार्टिंग में आती थी ना, सारी चीज़ों के इंग्लिश नाम सब कुछ, काउंटिंग वगैरह, वो उनकी बेटी नहीं सिखाए थे जबकि मैं टीचर थी। तो मैं अपने हिल्ले में लगी पड़ी हूँ, और जिस टाइम उनको सिखाने की चीज़ें थी उस टाइम हमारे घर का ये कलेश शुरू हो गया था कि घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं और बहस हो रही है, पैसों के इंतज़ाम मुझे करना है, मैं उस प्रेशर में भी थी। तो अगर वो ना होते तो एग्जैक्टली वो मेरे बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा उनका जाते ही एडमिशन हो गया। उनकी मैम ने खुद बोला कि बहुत हैप्पी गो लकी हैं, मतलब मेरे बच्चों ने प्री नर्सरी नहीं करी, सीधे नर्सरी में एडमिशन मिल गया था इन्हें। इतना कुछ उस लड़की ने करा दिया, तो वो तो उन्होंने दिखाया नहीं। लेकिन अगर वो आज भी, मतलब वो नहीं कहती लेकिन मैं सब जगह कहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए इन्होंने बहुत करा। उतना प्यार उन्हें कहीं और से भी मिलता तो शायद फैमिली में मिलता, नहीं मिलता, लेकिन जितना उन्हें परिवार से मिला ना, उतना आउट ऑफ द फैमिली जहाँ से उनको कोई मिलने की उम्मीद नहीं थी वहाँ से ही मिला। तो मैं उनके गुण गाती हूँ अभी भी, जब भी उनका जिक्र होता है अभी भी गा रही हूँ आपके सामने। तो अगर आप नहीं कह रहे, मान लो उस चीज़ को, लेकिन अगर वो कह भी रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। आपको उल्टा हाँ में हाँ मिलानी चाहिए कि हाँ इन्होंने बहुत सिखाया। भले उनका जी लग रहा है आपके बच्चे के साथ खेलने में, लेकिन अल्टीमेटली आपके बच्चे का फ़ायदा ही हो रहा है ना, और आपका भी।
तो उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए बजाय बुरा लगने के। और कोई क्रेडिट ले रहा है तो ले लो। अब कोई कितना ही कह ले इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, हमने सिखाया, भैया सबको पता होता है और माँ माँ ही रहेगी। आप माँ हो के इतना इनसिक्योर कैसे हो कि आपका क्रेडिट कोई और ले लेगा। नेक्स्ट, कैसे हो दी, मुझे आपसे पूछना था कि मेरा बुआ सास की बेटी की शादी है और मुझे बुला रही हैं क्योंकि उनकी कोई बहू नहीं है, मेरी ज़रूरत है उनको, लेकिन मेरे बच्चों का पेपर है 1 में, ये एक बच्चा 4 में है। आप बताओ मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, प्लीज़ अपना बच्चा समझ के बताना। भैया पेपर देखो पहली का है और 4th का है। अब उस टाइम पे पेपर भी है, उस टाइम पे वो भी है, तो आप क्या करोगी कि आप वहाँ पर रुकने की वाली बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये, अगर आपके हस्बैंड बच्चों को पढ़ा लेते हैं, ट्यूशन वगैरह लगा हुआ है, तो कर भी सकते हो। लेकिन फाइनल टर्म में देखो फेल तो कोई होता नहीं, पहली में और चौथी में फेल कोई नहीं होता। तो अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, सब कुछ है, तो आप ये है कि थोड़े मार्क्स कम आएंगे, इट्स ओके। फर्स्ट का रिजल्ट है, सोचो कहाँ ही लगाना है ना। तो अगर आपके हस्बैंड देख सकते हैं कुछ है, बात वो होती है कि आपका रिश्ता कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर रिश्ता अच्छा है, बढ़िया है, और आप मना मतलब ऐसे नहीं करना चाह रहे, आपका भी मन है जाने का, तो केवल एग्ज़ाम की अटक है, तो आप एग्ज़ाम को सेकंड प्रायोरिटी पर रख के अपना शादी अटेंड कर लो कि कोई बुला रहा है मान जान करके, तो अब जाओ। लेकिन अगर ऐसा है कि वहीं सा रिश्ता है बस, है ना, बस है नहीं कोई इसलिए कह दिया, बाकी पूछताछ वैसे कोई कुछ नहीं करता, वैसे साल भर कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसा रिश्ता है तो आप सिंपल कह दोगे भैया पेपर है, रुक नहीं पाऊँगी, आना जाना करूँगी, बस। नेक्स्ट, हेलो जी, आपकी एडवाइस अच्छी और सही लगती है। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, कोई मेरे साथ गलत करके चला जाए तो भी लगता है ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ। मेरे घर के लोगों से अगर मेरी कुछ कहा सुनी हो जाए तो ज़्यादातर बात करने की पहल मेरी तरफ से होती है, चाहे मेरी गलती ना भी हो, तो भी किसी की भी नाराज़गी मुझे तकलीफ़ देती है। पर मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी नाराज़गी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती? कभी कभी लगता है मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, खुद के लिए मेरा प्रेम से भरोसा उठ गया है। लोग मुझे उन चीज़ों के लिए भी ब्लेम करते हैं जो करना तो दूर मैं सोचती भी नहीं। लोग मुझे आसानी से छोड़ देते हैं, मैं नहीं छोड़ पाती, जबकि मैं किसी पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं हूँ, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। जो आप फील करते हो, जैसे आप रिएक्ट करते हो, अगर एक लिमिट में होता है ना, तो ये एक अच्छे इंसान की पहचान है कि उसका दिल अच्छा है, उसका दिल बड़ा है, वो लोगों को माफ़ कर देता है। लेकिन अति हर चीज़ की बुरी, तो जब कोई आपको डोरमैट मानने लगे तो आपको उठ के खड़े होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना चाहिए। माना कि चलो बात हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ बात हुई, आप कह रहे हो कि हमेशा आपकी तरफ से बात होती है, इट्स ओके, लेकिन वो बात इतनी जल्दी मत करो, टेक योर टाइम। वो नहीं बोल रहे, कोई बात हो गई, कुछ नहीं, आप भी मत बोलो, कुछ टाइम लो, कुछ मतलब अच्छा खासा टाइम लो, उसके बाद आप बोलना शुरू कर दो, इट्स ओके। तब क्या दिखेगा कि ठीक है बात तो बड़ी थी, गुस्सा भी आया, लेकिन ठीक है समझदारी दिखाते हुए कब तक खींचेंगे, चलो। और तब आपको वहाँ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी उन्हें कन्विंस करने के लिए। तो कभी भी कोई भी अगर बात है और आपकी गलती नहीं है, तो सडनली बैक फुट पे आके माफ़ी मांगने की या झुकने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लो। बाकी बात आप शुरू करते हो, करते रहो, इट्स ओके। अच्छे दिल वाले समझदार इंसान ही ऐसा करते हैं कि यार इतनी सी बात को लेके कब तक बैठे रहेंगे, चलो बात कर लो। और दूसरी चीज़ ये है कि सामने वाला कैसा है, जब आप उसके साथ रहते हो, तो अगर उसके साथ रहने से आपकी लाइफ में अच्छा सा आपको फील हो रहा तो ठीक है, उसको वापस लाने के लिए बोलने के लिए ज़रूरत है। लेकिन अगर वो रहता है जब आपका और दिमाग ख़राब होता है, तो शुक्र मनाओ कि झगड़ा हो गया है, कुछ बात हो गई, भाड़ में गया, आपसे पीछा छूटा। थोड़ा सा अपने को ऐसे करो कि रिएक्ट करने से लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। भले आपको लग रहा है वो नाराज़ है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अपनी रूटीन लाइफ में लौट जाओ कि मैं 1 महीने बाद बात करूँगी, बस। नेक्स्ट, हाय दी, बट ना होने से अच्छा है कुछ होना, आपकी वजह से मैंने खुश रहना सीख लिया, बच्चे हैं, पति है, और क्या चाहिए, बस अपनी जिम्मेदारी निभानी है पूरे मन से। थैंक्स दी, दैट्स इट। नेक्स्ट, थैंक्स अ लॉट दी, आपकी वजह से दोबारा ज्वाइन कर लिया। बेटी का इशू तो 3 साल की है, उसे देखने के लिए घर पे कोई नहीं था, पर मैंने हस्बैंड से बात करके अपने घर से हेल्प ले ली है, और उन पर भी कोई प्रेशर ना हो, मैंने कुछ अमाउंट देना शुरू कर दिया, क्योंकि दीदी मेरे घर पे आती हैं। थैंक्स अ लॉट मैम, आपकी वजह से वो शुरू हुआ जो मैं बस सोचती रहती थी और पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लॉट्स ऑफ लव, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन।
और खूब अच्छे से आप दोनों जिम्मेदारियां आप निभाओ प्रैक्टिकली पॉसिबल वे में। नेक्स्ट सुनीता जी, क्या आप बता सकती हैं बैंक में ज़्यादा सेविंग करना ठीक नहीं है? अगर बैंक इंटरेस्ट अच्छा दे रहा है या फिर न्यू बैंक मर्ज हो जाएगा तो सेफ़ नहीं है पैसे। देखो बैंक से पैसे तो कहीं नहीं जाते मोस्टली, लेकिन जो बैंक ब्याज देता है ना उस पर भी फिर इंटरेस्ट तो आपको देना ही है। तो इसलिए किसी और ऑप्शन में अगर आप इन्वेस्ट कर दो तो जितना आप टैक्स दोगे, इंटरेस्ट पे भी टैक्स ही देते हो ना, तो जितना आप टैक्स दोगे उसके मुकाबले कुछ बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गुड इवनिंग सुनीता जी, आपकी वीडियोस देखकर काफ़ी हिम्मत आ गई है, लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो गई है। मुझे कोई बीमारी नहीं है पर घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी ख़राब है जिससे मैं काफ़ी लो फील करती हूँ। बहुत कोशिश की ठीक करने की, सबको साफ बता भी दिया कि ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कंडीशन है, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो हस्बैंड मुझसे बोलना बंद कर देते हैं, बहुत बुरा लगता है। ये ना एक जोन होता है और अगर आप इससे नहीं निकली तो आप डिप्रेशन में चली जाओगी, सीधी बता रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपको मान के चलो कि जब आपकी तबीयत ख़राब हुई उस टाइम पे आपका कोई नहीं है। ये सबसे कैड़ा टाइम होता है जब आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि ज़िंदगी में आप घूम फिर के हो अकेले ही, जो भी है वो बाहर से आपके साथ दिख रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली आप क्या हो वो आप ही हो, है ना। उस टाइम एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है और बहुत ज़ोर से होता है। उसके बाद ना आदमी हमेशा के लिए डिटैच हो जाता है रिश्तों से, उनसे, सबसे ना एक मुक्ति सी मिल जाती है कि यार कुछ नहीं है, सब बाहर है ना। तो वो आप समझ लो, महसूस कर लो। घर से बाहर निकलो, वॉक पे जाओ, शॉपिंग करो, सहेली से मिलो, कुछ भी जो करना है, लेकिन घर से बाहर डेली का नियम बनाओ कि आपको 10-15 मिनट के लिए जाना है। स्टार्टिंग आप यहाँ से करो, धीरे धीरे देखना चीज़ें ठीक होएंगी। नेक्स्ट, हाय दी कैसे हो? मैं क्या आप भी एक्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो? इसलिए आपने कहा कि पॉकेट फ्रेंडली है, बट ये तो हर दूसरी बार न्यू प्रोडक्ट, न्यू क्रीम, टैबलेट्स प्रेफर करते हैं। देखो मैं ना वो करते हैं, मैं फेस वॉश और सनस्क्रीन उनका परमानेंट यूज़ करती हूँ, एक भी दिन स्किप किए बिना। ठीक, अब किफ़ायती तो है ही वो, भाई इतने का ही तुम और दूसरा कोई लोगे वो भी लेगा, यहाँ पे कस्टमाइज़ चल रहा है। लेकिन क्या है, अगर वो टैबलेट वगैरह दे रहे हैं, वो सजेस्ट ही तो कर रहे हैं, लेना नहीं लेना आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने नहीं ली कोई, जितना मुझे चाहिए था उतना हो गया, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल एज ए ग्लास स्किन बना लूँगी मैं दवाई खा के, ऐसा तो मेरा कोई वो नहीं था। जो प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, एक ग्लो सा रहे, वो सब चीज़ें मेरी इन 2 प्रोडक्ट से ही पूरी हो जाती हैं, सनस्क्रीन और फेस वॉश। उन्हें मैंने नहीं छोड़ा, उसके लिए वो मुझे सजेस्ट नहीं करते, मैं खुद ही मंगा लेती हूँ जब मेरा ख़त्म होता है। तो जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो कंटिन्यू करते रहो। जिस चीज़ से लग रहा है कि ये परेशानी है या आपको नहीं खानी टैबलेट, क्योंकि भाई अंदर ऐसे जाएगी बॉडी में तो लगता ही आदमी को कि कोई रिएक्शन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो मत करो उसे। नेक्स्ट, आप बहुत बेहतरीन हैं, बेहद खूबसूरत हैं, मन, सोच, दिल, दिमाग से। आई स्माइल व्हेन यू स्माइल। आई वॉज योर सब्सक्राइबर सिंस वन डे ऑन लिव लाइफ ईजी। यू आर लिटरली मदर फॉर मी। थैंक यू सुनीता दी कि आपने यूट्यूब पर आकर इतना बेहतरीन काम किया है। आई विश स्माइल रिमेन्स ऑन योर फेस फॉर एवर। गुड विशेज़ फ्रॉम माई हार्ट। थैंक यू दी, यू आर अमेजिंग। मज़ा आ गया मुझे पढ़ के। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड 2 नंबर यूज़ करते हैं, दोनों से व्हाट्सएप चलाते हैं। जब भी वो बाहर जाते हैं तो लेट नाइट तक एक नंबर पर ऑनलाइन रहते हैं। मुझे उन पर शक होता है। एक बार मैंने उनको रात के 12 बजे तक ऑनलाइन देखा तो कॉल कर दी। अब उन्हें पता चल गया कि मैं उनका लास्ट सीन चेक करती हूँ, तो उन्होंने प्रिवेसी लगा दी जिससे वो ऑनलाइन हो तो भी मुझे पता नहीं चलता। अब अगर मैं उनको इस बारे में बोलूँगी तो लड़ाई होगी, पर क्या मेरा शक करना सही है? जबकि मेरे शक को लेकर हमारी कई बार लड़ाई हो चुकी। वो हर बार यही दिखाते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। तुमने इस बात को लेकर मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे चैन से जीने भी नहीं देती। प्लीज़ रिप्लाई, मैं क्या करूँ? आप जो जो कर सकती थी सब कुछ कर लिया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वेट एंड वॉच, ठीक है ना। तो एक निगाह रखो जितना हो सके कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन उनसे कह के अब कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट लीव इट कि देखते हैं क्या होता है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। हस्बैंड अपने घर के फैमिली फंक्शन में मुझे अकेले छोड़ के घूमते हैं बाहर। मैं बुलाऊं तो बोलते हैं सब काम देख रहा हूँ। मैं पागलों के जैसे अकेले भटकती रहती हूँ और मेरे घर के फंक्शन में मैं उनके साथ रहूँ, वरना तो जल्दी घर चलें, ये करते रहते हैं। क्या करूँ ये उन्हें समझ आए कि मुझे बुरा लगता है।
देखो जब आप अपने घर के फंक्शन में जाती हो ना कि उनके साथ ना रहो, तो आप भी सेम उनको आंसर चिपकाया करो ना कि काम देख रही हूँ, और फिर कहें कि जल्दी घर चलें, जाओ, आपका भाई या कोई और छोड़ आएगा आप। ऐसे तो ऐसे ठीक। और दूसरी चीज़, अगर उनके फंक्शन में वो साथ नहीं रहते, आप अकेली क्यों भटकती हो? आपने देखा नहीं मेरी शादियों में मैं कैसे करती हूँ, कहाँ रहते हैं वो अपने ही रिश्तेदारों में मेरे हस्बैंड ही खुद ही जेल नहीं होते, उन्हें नहीं पसंद है। मैं तो अपनी सास, नंद, जेठानी, देवरानी, भांजी, सबके साथ इतने रिश्ते होते हैं, आप उनके साथ बॉन्डिंग बनाओ ना, अकेले क्यों भटकते रहते हो? मतलब ये हस्बैंड और वाइफ आपस में मतलब रिश्ता तो होता है, लेकिन बांध थोड़ी दिए हैं कि पेयर में ही चलोगे हर जगह। आपकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ भी तो होती हैं, तो अकेले भी तो रहना सीखो थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब ये है ना कि क्या करूं कि उनको समझ में आए, मुझे बुरा लगता है। बुरा क्या ही, बुरा लगना बंद कर दो, और जब वो आपके घर पे इतना जेल ना हो तब भी बुरा मत लगाओ, जाओ मैं देख लूँगी। नेक्स्ट, राधे राधे मैम, मेरे सास पढ़ी लिखी नहीं है और गांव से है और मैं शहर से हूँ। मुझे अच्छे से रहना पसंद है और वो चाहती है मैं गांव जैसी रहूँ। मुझे कैसे भी साड़ी पहनने को दे देती हैं, मैं मना करूँ तो कहती है तू मेरी थोड़ी सुनेगी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो चाहते हैं मैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखूँ। अगर मेरी सास को कुछ बताऊँ या किस बात के मना करूँ तो बोलती है पागल है क्या, पागल सी। और मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते, उन्हें आदत है बचपन पर मुझे बुरा लगता है, हमेशा मेरे कामों में कमी निकालती हैं। मेरी शादी के बाद पहली बार आई हूँ, 1 महीना ही हुआ है, बस मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी आप बहुत जल्दी कर रहे हो हर चीज़ के लिए। शुरू के 1 महीने क्या, 1 साल 2 साल तक भी कुछ समझ नहीं आता, तो अभी तो वो है, अपना लेवल मेंटेन करके रखो। जो आपको नहीं पसंद नहीं पसंद, तू मेरी थोड़ी ना सुनेगी, तो हाँ तो नहीं सुनेंगे, बात खत्म। अपने पहनने ओढ़ने का जो स्टाइल आपका है उसे मेंटेन रखो, जैसा शुरू से रख लोगी वैसा हो जाएगा, वहाँ जाके वैसी हो जाओगी वैसी हो जाओगी, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और दूसरी चीज़ की वो पागल सी अभी आदत नहीं है आपको, धीरे धीरे या तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो सीधे कह दो कि पागल सी होती ना तो मैं ये कर रही होती, एग्जैक्ट पागलों वाली हरकतें, कि मुझे नहीं बढ़िया लगता ये पागल सी। मैं कहना शुरू कर दूँ आपके लड़के को पागल सा, या आपको कह दूँ कि पागल सी, आपको अच्छा लगेगा? तो लेकिन ये बोलने के लिए टाइम लगेगा, अभी जाते ही रायते फैला दोगी ना तो अपने लिए कांटे बोलोगी। थोड़ा सा 2 ही चीज़ें, आदत पड़ जाएगी, एक पड़ जाती है सच में, क्या इनकी तो आदत है ऐसी कहने की। आप अपने पति का रिश्ते पे इस टाइम पे बनाने पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहाँ वो करो, ताकि आगे काम वही आएगा। अच्छा, हमें क्या कहते थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हमारे घर में क्या सिखा के भेजते थे कि अरे भैया ससुराल वालों से, सास ससुर देवर नंद जेठानी, इन सब से बना के रखो। पति का क्या है, वो कहाँ जाएगा, वो तो बन ही जाएगा अपना, उल्टा। जबकि मुझे लगता है कि बाकी सबसे नॉर्मल भी रखो तो चल जाएगा, पति से आपका बॉन्ड इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई जो उसके लिए आज उसकी फैमिली है उसी दौरान, मतलब उसी दर्जे पे हम भी आ जाएं। स्पेशल मेहनत पति के साथ ही अपनी बॉन्डिंग बनाने पे करनी चाहिए। केवल फिजिकल तो हो जाता है कि हाँ जी रिलेशन बन गया, ये वो बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया जी, महबूबा हो गए हम तो उनकी, कुछ दिन बाद उसका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। तो जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना, उसे बनाने में सबसे ज़्यादा पति के साथ मेहनत करनी चाहिए कि भाई इनके साथ मेरा इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो, कंफर्ट जोन क्रिएट हो। उनके साथ बन जाएगा तो वो फैमिली में आपके लिए खुद से खड़े रहेंगे। हमें उल्टा ही सिखा के भेजा जाता था अपने घर से कि ससुराल वालों को खुश रखो, उनके साथ बना के रखो, पति पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही सबसे बड़ी कहना चाहिए गलती थी मेरी, जो मुझे अब समझ में आती है। पति पे ध्यान देना चाहिए, सेकंड नंबर पे उनके परिवार वालों पे, दोनों के साथ, बुरा किसी के साथ मत करो। लेकिन अगर कंपैरिजन में देखो तो इमोशनल बॉन्ड अपने हस्बैंड के साथ क्रिएट करने पे, इमोशनल बॉन्ड बहुत ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 10 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं। मेरे हबी ज़्यादा बात नहीं करते, पूरे दिन हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। रात को वो मेरे रूम में जाने से पहले सो जाते हैं, फिर मैं उनको उठाती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं उनकी आदत से परेशान हो गई हूँ, इसी बात पर मेरा ज़्यादातर झगड़ा भी हो जाता है। बाकी पूरे दिन हमें टाइम नहीं मिलता। वैसे तो घर के बाकी काम में मेरी हेल्प करते हैं, मैं भी दिन भर की थकी उनसे 2 बातें करना चाहती हूँ, वो हमेशा ही सोए मिलते हैं। इस बात से मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। खुद को भी बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ पर नहीं समझा पा रही। तो पहले जाके बात ही कर ले करो ना, बर्तन बाद में धो ले करो, सिंपल, अगर आपके पति देर तक नहीं जग पाते। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं भी टीचर हूँ, सब अच्छे से मैनेज तो कर लेती हूँ पर आपके जैसे टाइम मैनेजमेंट में हार जाती हूँ।
घर को हमेशा अपडेट रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इस चक्कर में बाकी की जवाबदारी छूट जाती है। रोज़ टाइम का संघर्ष, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, इस चक्कर में मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती। देखो, मेरी तरह टाइम मैनेजमेंट, मैं ऐसा कोई तीर नहीं मार रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा नहीं है कि रोज़ सारा घर मेरा बिल्कुल परफेक्ट और सब कुछ मैं रोज़ अपनी केयर भी कर ले रही हूँ, या मैं रोज़ मी टाइम निकाल के सो भी पा रही हूँ। इट डिपेंड्स ऑन डे टू डे कि आज मेरा मूड क्या है, या आज की नेसेसिटी क्या है, आज की प्रायोरिटी क्या है। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, केवल प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है कि आज के दिन पे टॉप प्रायोरिटी पे क्या है, उस काम को निपटा लो। जो लो प्रायोरिटी वाले काम है, अगर वो छूट भी जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है ना। अब घर को जो कह दो ना, एक लाइन की घर को हमेशा अपडेट, ये एक लाइन नहीं है भाई साहब, इसमें औरतों का पूरा जीवन चला जाता है। घर को हमेशा अपडेट, अरे घर में लोग रह रहे हैं, सामान यूज़ हो रहा है, उठा रहे हैं कहीं से, रख रहे हैं कहीं पे, उसको अपडेट रखने के लिए आपको कंटिन्यूसली लट्टू की तरह पूरे घर में सारा दिन घूमना होता है। सारी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन घर बिखरना बंद नहीं होता, क्योंकि उसमें परिवार रह रहा है। तो अगर हम ये एक चीज़ ही पकड़ के बैठ जाए ना, मेरा घर हमेशा अपडेट रहना चाहिए, बस वही अपडेट होगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो परफेक्टनेस पे मत जाओ कि भैया मुझे परफेक्ट बनना है। क्या है, घर गंदा हो रहा है, घर साफ़ कर लिया, ज़्यादा गंदा हो रहा है, हफ्ते में एक दिन ज़्यादा साफ़ कर लिया। एक डेली का सिस्टम होना चाहिए कि हाँ भाई इतना 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 यहाँ डस्टिंग कर दी, इतना हो गया। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, जो डेली वाली सफाई है। और उसके बाद भी जिस दिन अगर हम मान लो मी टाइम निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हो सकता है मैं उसमें भी कि झाड़ू पोछा डस्टिंग है, आप पोछा स्किप कर दो, आज झाड़ू और डस्टिंग ही कर दो। फर्श बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है, मान लो आज बिना पोछे काम चल सकता है, बच गया आपका आधा घंटा, आप उसको कहीं और यूज़ कर लो। तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, दिन लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, आप उसमें बस प्रायोरिटी सेट करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा वाला सही जा रहा है तो वो ऐसे ही जा रहा है ना। सब कुछ नहीं कर सकते आप एक साथ, प्रायोरिटी वाइज काम कर लो, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट, दीदी मेरी मदर इन लॉ पिछले 7 साल से बेड पर हैं, बच्चे की तरह सेवा की, अब वो कहती हैं कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। मैंने पहले भी कमेंट कर चुकी हूँ, मैं वर्किंग हूँ, बच्चे भी हैं, कैसे हैंडल करूँ समझ नहीं आता। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, हस्बैंड कहते हैं हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है, कहने दो जो कहते हैं, मुझे बहुत रोना आता है, क्या करूँ प्लीज़ बताएं। आपके हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बीमार आदमी होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है जो उनके खूब सास मतलब हम जो सेवा वाला होता है करने वाला, उसे ही गालियाँ निकालते हैं। ये एक टाइम है यार, और ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मान के चलो कि गलत वो भी नहीं है, आपका मुश्किल टाइम है। जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं एग्जैक्टली वो है कि भैया फ़र्ज़ निभाना, निभा लो। नेक्स्ट, आप सही कह रही हैं। मैं 18 साल की थी जब शादी हुई, हमेशा सास बीमार, 14 साल तक खूब सेवा की मैंने, बहुत टॉर्चर करते थे मुझे, फिर भी लास्ट के दिनों में 6 मंथ एडमिट रही और कभी मेरे लिए अच्छा नहीं बोली। अभी भी विदाउट पेमेंट हॉस्पिटल में रहे, फिर भी नंदे ससुर सब जगह बुराई ही किए, और आज भी ससुर का हम ही कर रहे हैं। पर हमें ये है कि हमने तो सेवा की, कोई गिल्ट नहीं है। आज मेरे पेरेंट्स किसी को भी बोल सकते हैं कि मेरी बेटी ने खूब सेवा की। उन सब के कहीं ना कहीं वो पुरानी लड़की मर गई, सास तो मर गई, पर ससुराल बहुत बुरा होता है। एक लड़की को पूरा खोखला करके उनका मन नहीं भरता जी। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि आप ओरिजिनल क्या थी, आप वापस आ सकती हो। अच्छी बात ये है। नेक्स्ट, दी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी शादी के बाद में जॉब लगी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ हर टॉर्चर किया है, पर मैं अपने बच्चों की वजह से चुप रही। अब मुझसे उन लोगों के साथ फॉर्मल रिश्ता रखना ही मुश्किल लगता है, मैं फॉर्मेलिटी भी नहीं कर पाती हूँ। मैं अब अपनी फैमिली में खुश हूँ, पर मेरे हस्बैंड बहुत फील करते हैं अपनी फैमिली के लिए कि मैं उनसे अच्छा बिहेव नहीं करती। उनको कैसे समझाऊँ प्लीज़, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत हेल्पिंग रहेगा। आप उनको बोलो कि भाई मेरा मन नहीं है अभी गवाही दे रहा, मुझे और टाइम लगेगा अपने जख्मों को सही करने में, लेकिन इतने आप हो, बच्चे हो, आप जाओ फैमिली से मिलो जुलो, शामिल हो, मुझे टाइम लगेगा बस। हाय दी, आज पहली बार कमेंट कर रही हूँ। मेरे पति ड्रिंक करते हैं, मुझे बहुत डांटते हैं, हर बात के लिए मेरी ही गलती निकालते हैं। मैं उनसे बहस नहीं करती हूँ, बस बात करना बंद कर देती हूँ। अगले दिन फ़ोन करके सॉरी बोलते हैं, सामने आते ही फिर वही रवैया। क्या करूँ प्लीज़ बताइए। ऐसे ही चलता रहेगा बस वीडियो गेम। आप अपने वापस आने का टाइम बढ़ा सकती हो। सॉरी बोलते ही मत मानो, थोड़ा टाइम लो तब मानो,
तो उनको लगेगा कि यार अब की बार तो एक दिन में नहीं मानी, धीरे धीरे ये चीज़ कम हो जाएगी। नेक्स्ट, हाय जी, मेरे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, सीखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम है कि मैं वीडियो सेव करती जा रही हूँ, फ़ोन भरता जा रहा है, फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? आपकी एक ऐसी वीडियो सेव की हुई हैं, कई हैक्स वाली, नॉलेज वाली, बट फॉलो नहीं की, क्योंकि मैं फ्री होके भी फ्री नहीं हो पाती, घर में किसी को टाइम की वैल्यू नहीं है, जिस कारण मैं नहीं चाहते हुए भी ऐसे हो रही हूँ। प्लीज़ गाइड मी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अपनी बात अच्छे से, बट एडवाइज मी, सजेस्ट मी। कोई भी एक वीडियो पकड़ो और उसके अकॉर्डिंग ना अभी जब ये वीडियो देख रही हो तुरंत इसको भी बंद करके उस काम को शुरू कर देना, बिना सोचे कि कुछ और तो नहीं पड़ा। जस्ट 1 2 3 एंड गो। ये एक लूप है और कुछ नहीं है। आप सेव करते जाते हो मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन एक्चुअली आप फिर डिप्रेशन में ही जा रहे होते हो। तो जितनी भी हैं उनमें से अगर 20 सेव कर रखी हैं ना, तो 20वें नंबर वाली या पहले नंबर वाली कोई सी भी 1 2 3 एंड गो करके शुरू हो जाओ। नेक्स्ट, हेलो हस्बैंड हमेशा अपने भाई की साइड ही लेते हैं, जो कि ड्रिंकर है, इमोशनल फूल बना रहा है, अपने काम निकलवाते हैं। अभी हस्बैंड ने अपने खर्चे से उनके बेटे की शादी कराई, जिसकी वाइफ बहुत बेकार है, इवन खाना भी नहीं बनाती, कहती है कुक रखो, घूमो फिरो, फिर पैसे हस्बैंड को ही देने पड़ते हैं। हस्बैंड की दैट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल, प्लीज़ हेल्प। आपके हस्बैंड तो भैया ज़्यादा ही भयंकर मामला है। ऐसा क्या वो पकड़ रखा है एहसान उनका, जो घर वाली उसके काम भी नहीं कर रही तो नौकर के भी पैसे हम ही दे रहे हैं। आप भी रख लो मेड, कह दो उनका भी तो उठा ही रहे हो, मेरा भी उठा लो, आप भी अपने खर्चे बढ़ा लो, वहाँ का कर रहे हो हमारा भी तो कर ही दो। कब तक करेंगे? एक प्रश्न ऐसे इंसानों से ये पूछना चाहिए कि कब तक और क्यों। इन दो का स्पष्ट जवाब अगर वो दे दें तो शायद हमें पता चले कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। नेक्स्ट, मैम मैरिज के स्टार्ट में मैं बहुत दुखी रही, अब धीरे धीरे सब सीख रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट थी जब मेरे हबी बिन बताए टूर पर गए, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ गए हैं। मुझे मेरी नंद से पता चला कि वो टूर पर गए हैं। जब हबी से पूछा तो बिन बताए क्यों गए, मुझे पता होना चाहिए आपके बारे में, ऐसा बोले। माँ को तू बता देते और घर में लड़ाई हो जाती। मेरे सासू को ननद ने बताया कि भाई टूर पर गया। दूसरा दुख इस बात का हुआ कि सासू माँ ने मेरे और बच्चे की बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, सारा गुस्सा मुझे पर उतारा। रोका क्यों नहीं उसे तूने? क्रैक है सास भी और पति भी। माँ बेटे के रायते में बिना मतलब आप पिस रही हूँ। तूने क्यों नहीं रोका, उसमें एक जवाब तो देती कि मुझे बता के जाता तो मैं रोकती ना, और रोकने वाला होता तो वो अब तक रुक ही ना जाता। प्रेग्नेंट बहू को छोड़ के जाता ही क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आता, बहू को सडनली बेटे की माँ समझ लेते हैं क्या? जब वो कोई गलती करे तो तूने क्यों नहीं समझाया, तूने क्यों नहीं करा? अरे इतना कहे में होता तो वो मेरा पति ना बन के रह जाता, तुम्हारा बेटा रहता क्यों फिर? तो क्यों सुनती हो? लड़का कमा नहीं रहा, बहू को सुना रहे हैं। अरे तुम्हारा लड़का इतने साल तुम्हारे पास रहा, तुमने उसे निकम्मा बना के मेरे गले बांध दिया, मेरी गलती है, मैं तुम्हें सुनाऊँ उल्टा? ये होना चाहिए हिसाब। तो ये बात तो तुम्हें सुनानी चाहिए थी अपनी सास को कि कैसा है तुम्हारा लड़का, प्रेग्नेंट बहू को छोड़ के टूर पे चला गया। वो उल्टा तुम्हें सुना रही है और तुम सुन रही हो। नहीं सुनना चाहिए, गलत पॉइंट पे। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी लड़की है, उसके एक बेटे एक बेटी है। उसके हस्बैंड भी वैसे तो अच्छे और सपोर्टिव है, बट वो अपने 5 साल के बेटे पर हर वक्त भड़कते रहते हैं, प्यार करते हैं पर बिना गाली दिए बात नहीं करते। बेटे को हमेशा तुम या आप कह के प्यार से बात करते हैं, पर बेटे की जान को आए रहते हैं। उनके फैमिली में बॉयज़ को ये ट्रीटमेंट मिलता है। मेरी फ्रेंड ने प्यार से, गुस्से से, इवन अपने फादर से भी उनको समझवाया, बट वो नहीं सुनते। बच्चे की मेंटल हेल्थ को लेके मेरी फ्रेंड बहुत परेशान रहती है, उसे क्या करना चाहिए? देखो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा हो सकता है उनके घर में रवैया यही हो। अब उनका बेटा आपकी फ्रेंड का उस घर का वो है वारिस, जैसे उनके पति को अपने से लिए ट्रीटमेंट मिला वैसे वो उन्हें दे रहे हैं। तो आपके फ्रेंड के बर्ताव से बेटे की पर्सनैलिटी में थोड़ा वो तो आएगा, लेकिन वो उल्टा उस बेटे की हेल्प ऐसे कर सकती है कि बेटा लाइटली ले इन चीज़ों को, पापा के घर में शुरू से यही होता आ रहा है, तेरे को ऐसा नहीं बनना, बस बात ख़त्म, हो जाएगा चेंज वो।
नेक्स्ट आप एक रेडी टू वियर साड़ी हॉल इन स्मॉल बजट जो सिंपल एंड शॉर्ट हाइट वुमन के लिए हो, ज़रूर दिखाना। देखो रेडी टू वियर साड़ी एक तो मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, 5 मिनट में वैसे ही बन जाती है। लेकिन दूसरी एक बार अमेज़ॉन हॉल में मैंने मंगाई थी, वो ज़्यादा पतली या ज़्यादा हाइट में कम लोगों के लिए है ही नहीं, उसको आप कहीं खोस नहीं सकते, कुछ नहीं, मतलब वो मुझे इनकम्फर्टेबल सी लगी। अगर हम प्रैक्टिकल में सोचें कि वो वाली नॉर्मल साड़ी या ये, तो मुझे नॉर्मल साड़ी ज़्यादा सही लगी अगर शॉर्ट हाइटेड वुमन है तो, क्योंकि ये अपने हिसाब से आप ड्रेप कर सकते हो। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, 3 मिनट में 2.5 मिनट में साड़ी बन जाती है। 5 मिनट भी तब कह रही हूँ जब साड़ी में पल्ला वल्ला आपको बनाना हो, वरना बन जाती है आराम से, ठीक है। तो वो साड़ी सीख लो, वो ज़्यादा अच्छा, सस्ती भी मिलेगी और वैरायटी भी ज़्यादा मिलेगी। अब ये हो गए एपिसोड 168 के जवाब, और वह एपिसोड मुझे लग रहा है बहुत लंबा हुआ आज, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे। अब आज मैंने पढ़ दिए, अब अगर इसी तरीके के क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि 10 में से 5 ऐसे ही हैं, 4 ऐसे ही हैं, तो फिर अगेन वही करना पड़ेगा कि जो आती मैं लंबे क्वेश्चन है उनको मैं छोड़ूंगी। फिलहाल आज मैंने सारे पढ़ लिए, कोई नहीं छोड़ा। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट करके शेयर करो जिसको भी इसकी ज़रूरत है उस हिस्से का क्लिप बना के, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड सॉर्टेड ऑल्सो।